हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इमेजिन करिए कि एक सुबह चाइना भारत के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। उसके वॉरशिप्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स फुल स्केल अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फिर मिसाइल लॉन्च होते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके एआई पावर्ड फाइटर जेट्स आपस में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चाइना की सबमरीन समुद्र के नीचे रास्ता भटक जाती है। चाइना का मिलिट्री कम्युनिकेशन बंद, बैंक सर्वर्स बंद, बिजली सप्लाई, मोबाइल कम्युनिकेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सब के सब एक साथ बंद हो जाते हैं। पूरा देश एक ही पल में ब्लैकआउट हो जाता है। यहां तक कि उसे खुद के सैटेलाइट स्पेस में एक दूसरे से टकराकर अपने आप को तोड़ने लगते हैं। और ये सब रोकने के लिए चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया सपना है। नहीं भाई साहब, ये सपना नहीं है, यही है स्पेस फोर्स की ताकत। देखो, ऑफिशियली तो कहानी की शुरुआत होती है 1970s और 80s में, लेकिन हम वहां पर बाद में जाएंगे। उससे पहले जरा ये सुनो। तारीख थी 20 दिसंबर 2019, दोपहर का समय, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग रूम में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आकर स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा कर देते हैं। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी देश ने स्पेस को वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया था। Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन और कोस्ट गार्ड के बाद ये अमेरिका की छठी मिलिट्री ब्रांच थी, जिसको 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया था। दैट वाज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। कंपैरिजन के लिए भारत का पूरा मिलिट्री बजट 6.8 लाख करोड़ रुपीस का है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ऐसी कौन सी आफत आ गई जो अमेरिका को स्पेस के लिए एक फोर्स बनानी पड़ गई। अब इसको समझने के लिए आपको इतिहास की उस घटना के बारे में पता होना चाहिए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुनिए ध्यान से। देखो, 1970 और 80 के दशक में कोल्ड वॉर पीक पर था और इसी दौरान स्पेस रेस में अमेरिका और सोवियत यूनियन पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। और 1970s में ही सोवियत यूनियन अल्माज नाम के एक छोटे से स्पेस स्टेशन पर एक तोप लगाकर, कैनन लगाकर स्पेस में पहुंचा देता है, जिसका काम था अमेरिकी स्पेस एसेट्स को उड़ाना। सोवियत यूनियन ने इसकी टेस्टिंग करी और यह पूरी तरह से कामयाब रहा था। मतलब मानव इतिहास में पहली बार किसी ने स्पेस में तोप चलाई थी। यह बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद सोवियत यूनियन ने 1980s में अपनी ही एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट को उड़ा दिया, यानी अपनी सैटेलाइट को अपनी ही दूसरी सैटेलाइट पर दे मारा। अब यहां से 2 चीजें हासिल हुई। पहला तो यह कि दुश्मन की सैटेलाइट को उड़ाने के लिए हमें धरती से मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कि सैटेलाइट के टकराव से जो टुकड़े वहां पर पैदा होंगे, जो डिब्री वहां पर पैदा होगा, वो गोली की रफ्तार से बाकी सैटेलाइट्स को भी उड़ाने में मदद करेगा। इसके बाद 2007 में चाइना ने, 2008 में अमेरिका ने, 2019 में भारत ने और 2021 में रशिया ने जमीन से मिसाइल फायर करके अपनी अपनी सैटेलाइट को उड़ा दिया। और अभी के लिए ये सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जिनके पास जमीन से किसी देश के सैटेलाइट को उड़ाने की क्षमता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद रशिया ने स्पेस में डमी सैटेलाइट्स को पार्क कर दिया है, जो अपने पेट के अंदर ठोस मेटल के टुकड़े लेकर बैठी हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें फायर करके दुश्मन देश की सैटेलाइट को उड़ा देंगे। अब इस खेल में रशिया अकेला नहीं है, बल्कि चाइना भी काफी आगे है। चाइना ने अपने सैटेलाइट्स के ऊपर ईएमपी, लेजर और माइक्रोवेव पर आधारित वेपन लगाकर उन्हें स्पेस में पार्क कर दिया है, जो आदेश मिलने पर किसी भी देश के सैटेलाइट को कचरे के ढेर में बदल देंगे। भाई साहब, स्पेस तो कब का वेपनाइज हो चुका है। इसी मिलिट्री एडवांसमेंट को देखते हुए यूएसए के हाथ पैर फूल गए और उसने स्पेस फोर्स को बनाने का निर्णय लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि आखिर इन देशों को स्पेस में सैटेलाइट खेलकर हासिल क्या हो रहा था, और अगर किसी देश के सैटेलाइट को निपटा भी दिया जाए तो जंग के हालातों में इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि युद्ध तो हवा, पानी और जमीन पर लड़ा जाता है। देखो, ये बताने से पहले मैं आपको सैटेलाइट की एक खूबी के बारे में बताता हूं। देखो, सैटेलाइट अकेला ऐसा तरीका है जिससे आप किसी देश की मिलिट्री मूवमेंट, उसके बेसिस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रख सकते हो, और दूसरा देश आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पेस के लिए अभी तक ऐसा कोई इंटरनेशनल कानून बना ही नहीं है जो ये सब करने से रोक दे। लेकिन इसके उलट अगर आप किसी देश की जमीन पर जासूसी करते हो, या उसके एयर स्पेस में घुसते हो, या किसी देश की समुद्री सीमा में घुसते हो, तब ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। जबकि आप किसी देश की जासूसी सैटेलाइट की मदद से कर सकते हो। स्पेस अभी भी एक ग्रे एरिया की तरह है, जहां पर लॉ डिफाइंड नहीं किए गए हैं, कोई कानून नहीं है, और जो कानून बनाए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं उनके बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। अब जरा ये जानते हैं कि हमारे लिए सैटेलाइट कितने जरूरी हैं। अगर कल को हमारे देश के सैटेलाइट्स को गिरा दिया जाए तो हमें युद्ध के हालातों में क्या क्या फेस करना पड़ेगा, जरा इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि कल को भारत चाइना के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च करता है, तो जमीन पर सैनिकों को कमांड, हवा में उड़ रहे अटैक ड्रोन्स को गाइडेंस, एयर स्पेस में अवाक्स यानी कि उड़ता हुआ रेडार और बैकअप कम्युनिकेशन का लिंक, सब कुछ सैटेलाइट की मदद से होता है। अगर ये सैटेलाइट गिर गए या इनमें से एक भी गिर गया और हम बैकअप सेटअप नहीं
नहीं कर पाए तो युद्ध के मैदान में ये सारी चीजें अंधी हो जाएंगी, जवान मारे जाएंगे, ड्रोन गिर जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। भारत में CDS की पोस्ट यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर कल को सैटेलाइट ही नहीं रहे तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। 2 मई 2011 यूएस नेवी सील की 6 टीमें पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराती हैं। ये जानकारी सबको पता है, लेकिन जो बहुत कम लोगों को पता है, अब जरा वो सुनिए। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी एयर स्पेस में पाकिस्तान मिलिट्री की नाक के नीचे यूएसए का RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जिसे बीस्ट ऑफ कंधार के नाम से भी जाना जाता है, वो डायरेक्टली CIA हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तान में हो रही घटनाओं की लाइव फीड दे रहा था और अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर E-3 सेंट्री नाम का अवाक्स सील टीम के बैकअप के लिए स्पेशल ऑपरेशन के कमांडोज और पाकिस्तानी एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए फाइटर जेट्स सबके सब एक साथ एक सिक्योर लाइन से कनेक्टेड थे, जिसके लिए MUOS यानी मोबाइल यूजर ऑब्जेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। ये एक सैटेलाइट सिस्टम है जो धरती के किसी भी कोने पर रियल टाइम डाटा भेजता है और आपको ये सारी जानकारी हंटिंग बिन लादेन नाम की किताब में मिल जाएगी। अब बिना सैटेलाइट के क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता? वेल, हो भी सकता था, लेकिन आज के समय सैटेलाइट कम्युनिकेशन अमेरिकन मिलिट्री की बैकबोन है। आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें नकली टैंक या नकली S-400 बिल्कुल असली की तरह दिखते हैं। अगर कल को हमारे सैटेलाइट नहीं रहे तो युद्ध के मैदान में ये चीजें हमारी सेनाओं के खिलाफ डिसेप्शन टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि इनके असली और नकली होने का पता सैटेलाइट इमेजरी से ही लगेगा। या फिर आपको जमीन पर कोई मोल चाहिए, यानी अपना जासूस चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। 2016 में एक GPS सैटेलाइट की टाइमिंग में जरा से एरर की वजह से पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के मोबाइल टावर्स और ATM बंद हो गए थे। ये तो जरा से एरर की वजह से हुआ। अगर सैटेलाइट नहीं रहा तो क्या क्या हो सकता है, इमेजिन करना भी मुश्किल है। टीवी हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, GPS हो गया, बैंकिंग हो गया, ATM हो गए। सैटेलाइट के बिना ये सब के सब फेल हो सकते हैं। किसी भी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कम्युनिकेशन उसके रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर कम्युनिकेशन लिंक टूट गया तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। कल को न्यूक्लियर स्ट्राइक होने पर समुद्र के नीचे हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन पार्क है, जो हमें सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देती है, अगर उसे ये पता ही ना लग पाए कि देश पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है तो वो जवाब कैसे देगी। यानी कि किसी देश के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होते हुए भी अगर कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए तो इस क्षमता का कोई फायदा नहीं है। चलो सबमरीन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। सबमरीन पानी के नीचे सही रास्ते पर चलने के लिए एक सिस्टम का यूज करती है जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। ये स्पीड और मूवमेंट को ट्रैक करता है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें छोटी छोटी गलतियां जुड़ती जाती हैं, जिसे ड्रिफ्ट कहते हैं। अगर ये गलतियां करेक्ट ना की जाएं, तो सबमरीन अपने असली रास्ते से भटक सकती है। अब इस ड्रिफ्ट को ठीक करने के लिए कभी कभी सी फ्लोर के मैप का इस्तेमाल होता है, जिसे बैथमेट्री कहते हैं, या डॉपलर सोनार का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सबमरीन दुश्मन के पानी में है तो उसके पास वहाँ का एक्यूरेट मैप नहीं होगा और वो सोनार भी चालू नहीं कर सकती, क्योंकि एक्टिव सोनार से उसकी पोजीशन रिवील हो जाएगी। अब सबमरीन को मजबूरी में पानी पर ऊपर आकर या फिर पानी के 20-30 मीटर नीचे रहकर VLF एंटीना या GPS सिग्नल को कैच करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर GPS जैमिंग हुई या स्पेस में सैटेलाइट ही नहीं रहे तो सबमरीन को कभी भी अपनी लोकेशन का पता ही नहीं चलेगा और वो रास्ता भटक जाएगी। अब किसी देश के लिए सैटेलाइट कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, और यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ने स्पेस के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स का निर्माण किया है। आइए आपको थोड़ी सी डिटेल और बताता हूँ। अमेरिका के 70% मिलिट्री ऑपरेशन सैटेलाइट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, GPS, ड्रोन नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस और सर्विलांस, ये सब कुछ स्पेस बेस्ड है। लगभग $300 बिलियन से ऊपर का स्पेस एसेट अमेरिका स्पेस में टांग के बैठा है, जिसमें 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। अब इनकी रक्षा के लिए आपको एक फोर्स चाहिए और वो है अमेरिका की स्पेस फोर्स। भाई साहब, पूरी दुनिया में स्पेस रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उनकी मदद से कोई भी आज के समय स्पेस में जा सकता है। और जितने दुश्मन अमेरिका ने पूरी दुनिया में पाल रखे हैं, उनमें से कोई भी स्पेस में जाकर अमेरिकी एसेट्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसे रोकने के लिए आपको एक स्पेस फोर्स ही चाहिए। अब क्या ये सारी डेवलपमेंट मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब कि क्या ये सब मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता? नहीं, ये बातें हमारी देश की सरकार को भी बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो ये पाओगे कि भारत सरकार ने कभी भी इसरो की डेवलपमेंट पर ब्रेक नहीं लगाए हैं। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर देश में होती हैं, बजट भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी इसरो ने जबरदस्त काम करके दिखाया है। लेकिन आज के समय को देखते हुए ये काफी नहीं है। हम धीरे धीरे इस दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। आज चाइना रशिया की मदद से स्पेस बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम डेवलप कर रहा है, और अगर एक बार ये डेवलप हो गया तो चाइना में हमारी बैलिस्टिक मिसाइल का डर ये खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम सुरक्षा
सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन चाइना को हमारे ऊपर बहुत बड़ी एडवांटेज देता है। और आज के समय चाइना के पास रोबोटिक हाथ वाले सैटेलाइट हैं, सिग्नल जैमर्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हैकर्स की फौज है, और सबसे बड़ी चीज हमारे नुकसान के पीछे का मकसद और इरादा है। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि 1967 में जो आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी वो क्या कर रही है, क्या वो सब ये होने से नहीं रोकेगी? आइए बता देता हूँ। देखो, इस समझौते पर कुल मिलाकर 110 से ज्यादा देशों ने साइन किया है, जो ये कहती है कि स्पेस किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ये स्पेस में किसी और तरीके के हथियारों को नहीं रोकती, ना वो डुअल यूज सैटेलाइट को रोकती है। अब कोई भी देश ये कह सकता है कि वो अपने सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए ये हथियार वहां पे लगा रहा है, और भाई साहब दुर्घटना का बहाना देकर वो दूसरे देश की सैटेलाइट को ले बैठेगा, और उसके बाद किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की जा सकती, क्योंकि दुर्घटना पर किसका बस चलता है, कोई कानून ही नहीं है। ऐसे तो 1979 में एक मून ट्रीटी भी हुई थी कि मून को कोई क्लेम नहीं कर सकता, वहां कोई खुदाई नहीं कर सकता, लेकिन उस समझौते पर रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों में से किसी ने साइन नहीं करे, और ये सब देखकर हमने भी नहीं करे। अब क्योंकि इन देशों ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो यहां से ये बात निकल कर आती है कि जो मून पर जाएगा वो वहां पर खुदाई भी करेगा, क्लेम भी करेगा और मिलिटराइज भी करेगा। चलो आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, यहां से आपको पता लगेगा कि अमेरिका कितना एडवांस है। तो देखो, घटना काफी पुरानी है। जब मैंने पहली बार एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी थी, तो उसके अंदर एक फाइट सीन था जिसमें टोनी स्टार्क हल्क के साथ लड़ रहा था, और उस फाइट सीन में टोनी स्टार्क के टूटे फूटे आर्मर की रिप्लेसमेंट स्पेस में उड़ रही किसी चीज से हो रही थी। तब मेरे दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया था कि कितना बढ़िया हो कि भारत भी अगर बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में पार्क कर दे, और जंग के हालात में अगर दुश्मन किसी एक सैटेलाइट को ले भी बैठे, तो हम तुरंत उसकी रिप्लेसमेंट जो हमने पार्क किए हुए सैटेलाइट हैं उनसे कर दें, ताकि हमारा चेन ऑफ कमांड्स या फिर कम्युनिकेशन लिंक टूटे ना। अब ये बात 10 साल पुरानी है, और हाँ, तब भी मेरा दिमाग इसी तरह की खुराफात सोचता था, और मैं यही नहीं रुका, आगे सुनिए। अब इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अकेला तो इतना समझदार हो नहीं सकता जो ये चीजें मेरे ही दिमाग में आ रही हो, तो मैंने सर्च करा कि क्या कोई देश इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, और भाई साहब पता लगा कि अमेरिका 2010 में ही ये काम कर चुका है। अमेरिका का X-37B स्पेस प्लेन 300 से 900 दिन तक बिना क्रू के मजे से चक्कर लगाता है। अब ये वहां क्या कर रहा है, इसके बारे में अमेरिका ने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है, कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं। इतना कहा है कि रिसर्च चल रही है। कौन सी रिसर्च, कैसी रिसर्च, बिना क्रू की रिसर्च, ये कैसी रिसर्च है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जो लीक्ड रिपोर्ट सामने आई है उनसे ये पता लगा है कि ये प्लेन सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं, बल्कि मोस्ट एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर वहां पर उड़ रहा था। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब ये सब देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी इस तरह का एक स्पेस प्लेन चाहिए। आज के समय चाइना के पास अपना खुद का GNSS सिस्टम है, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब आप लोग ये कह सकते हो कि ऐसा तो हमारे पास भी नाविक है। भाई साहब, नाविक तो है, लेकिन वो ग्लोबली ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन चाइना का सिस्टम ये ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। हमें चाइना की बराबरी के लिए नाविक को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अब इसी जानकारी से जुड़ी हुई एक और कमाल की चीज सुनो। भारत सरकार ने 2023 में भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी से ये कहा कि भाई साहब, नाविक को इस्तेमाल करने के लिए अपने स्मार्टफोन्स में जरूरी बदलाव जल्दी से करने शुरू कर दो। 2023 से 2025 आ गया और ये भी खत्म हो जाएगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं, बस ये पता चल रहा है कि हाँ, काम हो रहा है, लेकिन किस रफ्तार से हो रहा है, कब तक हो जाएगा, कोई डेडलाइन नहीं। हमारा सिस्टम कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। मतलब किसी को ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि अगर कल को GPS बंद हो गया, किसी कारण से बंद हो गया, तो भारत के नागरिक टेक्नोलॉजी होते हुए भी, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होते हुए भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब देखो, यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब ठीक है, मान लिया आपकी बात कि हम चाइना से, रशिया से, अमेरिका से स्पेस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पीछे हैं, मतलब काफी पीछे हैं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान भी है? तो बिल्कुल है जी। देखो, इसरो और DRDO को बिल्कुल मत छेड़ो, उनके ऊपर काम का पहले ही बहुत लोड है। लेकिन स्पेस फोर्स बना दो। स्पेस फोर्स के बनते ही चाइना को डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि हम तैयार हैं, आजा मैदान में। स्पेस फोर्स युद्ध के माहौल में स्पेस में मौजूद हाई वैल्यू एसेट्स की पहचान करके उन्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। वो चाइना के हर एक सैटेलाइट पर नजर रखेगी, हमारे देश में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट ना हो जाए इसको रोकेगी, और अगर एक सैटेलाइट गया तो उसका बैकअप तैयार करके लिंक को सेटअप करेगी। और अगर भाई साहब हमारे स्पेस एसेट्स पर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे। स्पेस फोर्स जवाब देगी, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। भारत की स्पेस फोर्स सिर्फ भारत की सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि धरती के हर एक कोने पर हमारे एसेट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। अब पता नहीं ये कब बनेगी, लेकिन इसकी जरूरत हमें है, और मैं भी आपकी तरह बस उम्मीद ही कर सकता हूं। बस इस वीडियो के
माध्यम से मुझे आपसे यही कहना था। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।